हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है उसमें जिन विद्यार्थियों ने माइनर के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है तो उनके लिए सेकंड पेपर कंपलसरी है। तो सेकंड पेपर जो बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री का है वो वेस्टर्न हिस्ट्री का है। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में, वेस्टर्न हिस्ट्री का। तो सेकंड पेपर हमारा पाश्चात्य विश्व 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 1870 ईस्वी तक। इस सेकंड पेपर में हम आज जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक युग का प्रारंभ, फर्स्ट जो है टॉपिक वो है आधुनिक युग का प्रारंभ। इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक युग किस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर में था। यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ का अर्थ है मध्ययुगीन मूल्यों एवं प्रवृत्तियों का समाप्त होते जाना। यानी मध्यकाल के अंतर्गत यूरोप के अंतर्गत जो प्रवृत्तियां, जो परंपराएं चली आ रही थी उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और नए जीवन मूल्यों, नई प्रवृत्तियों, नई सोच का प्रारंभ होना। जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ के लोग थे, उन्होंने नए जीवन मूल्यों को अपनाया, नई प्रवृत्तियों को अपनाया, उनमें एक नई सोच प्रारंभ हुई। आधुनिकता कोई वस्तु नहीं है जो किसी एक निश्चित तिथि या समय से प्रारंभ हो। मॉडर्नाइजेशन जो होता है उसके बारे में हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यह कब प्रारंभ हुआ। किसी देश या महाद्वीप के इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों एवं विचारधाराओं के परिवर्तन का आधार जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, प्रायः उस घटना की तिथि को परिवर्तन बिंदु मान लिया जाता है ना। अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें यूरोप के अंतर्गत तो कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं से ही हम आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं यूरोप के अंतर्गत। यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग समय एवं घटनाओं से आधुनिकता की शुरुआत हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि यूरोप के जितने भी देश हैं उन देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं के आधार पर ही आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ होगा। परंतु इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आधुनिक युग के प्रारंभ की कुछ घटनाओं को स्वीकृति दी है। उन घटनाओं के बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम देखें, यूरोप में पुनर्जागरण को आधुनिकता का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। मतलब जो प्राचीन समय में परंपराएं, जो प्रवृत्तियां चली आ रही थी, उन प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ। यह सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिकता का प्रारंभ था। जो कल्चर था यूरोप का, वो कल्चर में एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मानव का दृष्टिकोण मध्यकालीन सामंतवादी विचारधारा और मूल्यों से हटकर मानवीय और अलौकिक सोच धारण कर रहा था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत बहुत हद तक रूढ़िवादी था, धर्म से व्यक्ति बंधा हुआ था, सामंतवादी प्रथाएं वहाँ पर जो थी अपने पांव पसार चुकी थी। तो इन सभी से हट करके मानव अब जो था वो इस लोक के बारे में विचार कर रहा था, अलौकिक। अभी तक ये था कि व्यक्ति को जो है वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंतर्गत चर्च के द्वारा, धर्म के द्वारा एक तरह से दबाव बनाया जाता, सामंतों के द्वारा दबाव बनाया जाता था। पर अब व्यक्ति स्वयं के बारे में, इस लोक के बारे में सोचने लगा था कि उसने अपना इस जीवन को अगर सुधार लिया तो उसका आने वाला समय अच्छा बीतेगा। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक रूप से 1453 में कुस्तुनिया की जो पराजय थी तुर्कों के द्वारा, इसको आधुनिक युग का प्रारंभिक बिंदु माना। यूरोप के अंतर्गत एकमात्र ऐसा देश है जो कि मुस्लिम राष्ट्र है आज के समय में भी, वो है तुर्की, जिसको हम टर्की के नाम से भी जानते हैं। तो 1453 के अंदर कुस्तुनिया के ऊपर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया था। तो एक ये बिंदु भी माना जाता है आधुनिक युग के प्रारंभ का यूरोप के अंतर्गत। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने अपनी किताब लिखी है, इसमें सांस्कृतिक इतिहास का समर्थक और स्वयं नामक पुस्तक है। इसमें आधुनिक संस्कृति के स्रोत के लेखक प्रिज्बर्ट स्मिथ ने अपनी पुस्तक लूथर की भूमिका में स्पष्ट लिख दिया है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्च हमेशा विकास के विरोधी रहे। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो क्रिश्चियन धर्म है उसका प्रारंभ होता है कैथोलिक रूप में। तो प्रारंभ में क्रिश्चियन धर्म जो था वो कैथोलिक धर्म तक सीमित था, किंतु मार्टिन लूथर के द्वारा इसमें जो कैथोलिक धर्म में बुराइयां थी, जो भ्रष्टाचार था, जो अनैतिकता थी, उनके विरोध में लोगों को जागृत किया और एक नए धर्म को अपनाने के लिए कहा। और वो नया धर्म था प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म इसको इसलिए से कहा गया क्योंकि इन्होंने कैथोलिक धर्म के जो मूल विचार थे उनको छोड़ करके कैथोलिक लोग जो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। उनके अगेंस्ट में मार्टिन लूथर ने लोगों को जागृत किया और एक नए धर्म का परिपालन शुरू किया, वो था प्रोटेस्टेंट धर्म।
तो लोगों ने उसको अपनाया। तो इस प्रकार से कैथोलिक धर्म को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले दोनों ही लोग जो थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि समाज का विकास हो, समाज आगे की ओर बढ़े। वे हमेशा जो है विकास के विरोधी ही रहे हैं। वैज्ञानिक इसलिए भी आधुनिक युग की शुरुआत कुस्तुनिया के पतन 1453 से नहीं, बल्कि कोपरनिकस की विभिन्न ग्रहों की गति संबंधी क्रांतिकारी जो पुस्तक थी उससे मानते हैं। एक और परिवर्तन हम मध्यकाल के अंतर्गत देखते हैं। 1453 के अंतर्गत जो है कुस्तुनिया का पतन हुआ था। दूसरी ओर कोपरनिकस के द्वारा ये बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो ये विचार से जब लोग परिचित हुए तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक परिवर्तन हमें देखने को मिला, जिसके द्वारा लोगों को एक नई सोच उनके मन में आई। कोपरनिकस की इस पुस्तक के प्रकाशन से आधुनिक युग का प्रारंभ मानने का अर्थ था। मध्यकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक सोच पर सीधा प्रहार कोपरनिकस ने किया। अब अभी तक जो चर्च में रहने वाले पोप, पादरी, ये सभी थे, फादर वगैरह, ये क्या करते थे, लोगों को भ्रमित करते थे धर्म के नाम पर, और उनको इस प्रकार से बाध्य करते थे कि वो उनकी बातों में आ जाते थे। विभिन्न तरह से उनसे कर लिया जाता था, डरा धमका करके। पर जब विज्ञान के बारे में बात की जाने लगी तो लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। तो जहाँ पर कोपरनिकस ने पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती ये संकल्पना सामने लेकर के आए, उनकी पुस्तक 1543 में जो प्रकाशित हुई थी, उससे लोग बहुत हद तक प्रभावित हुए और लोगों की जो विचार थे उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि कुस्तुनिया के पतन से यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ मानने का कारण था कि इसके बाद कई भौगोलिक खोजें हुई। अगर हम देखें तो 1453 में जब तुर्की के द्वारा कुस्तुनिया पर अपना अधिकार किया गया, तो उस अधिकार करने के पश्चात यूरोप के अन्य देशों को एशिया और अन्य देशों से अपने व्यापार करने के लिए नए रास्ते, नए मार्ग खोजना शुरू किया। इसी का परिणाम था कि पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, वो 1498 में भारत आया और एक जो था 1492 के अंतर्गत अमेरिका की खोज की गई। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, नए मार्ग खोजे, तो उससे नए देशों के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, नए देशों के लोगों से उठना बैठना हुआ, व्यापार हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुए, नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए। सामाजिक जीवन में सामान की भूमिका खत्म होने लगी। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मध्यकाल के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था यूरोप के अंतर्गत थी, तो उसमें सामंत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सर्वे सर्वा जो है वो सामंत ही होते थे, राजा का कोई नाम नहीं होता था। सामंती वे व्यक्ति होते थे जो कि स्थायी रूप से सेना रखते थे और कर वसूल करते थे, और उसका कुछ भाग जो है वो राजा को देते थे, बाकी के मैक्सिमम भाग का उपयोग उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा किया जाता था। फिर हम देखें राजनीतिक क्षेत्र में राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। अब पुनर्जागरण काल आया, तो पुनर्जागरण काल में लोगों को जब अपने देश के बारे में विचार आया तो उन्होंने राजा को मजबूत किया, राजा को पैसा देना शुरू किया व्यापारियों ने, तो राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी और सामंतों की जो भूमिका थी वो धीरे धीरे कम होती गई और नए सुदृढ़ राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यूरोप के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया। अगर हम देखें तो यूरोप के आधुनिक युग के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत रॉबर्ट इरगेंग ने आधुनिक युग की कुछ विशेषताओं को बताया है, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। अभी तक यूरोप के जितने भी देश थे वे सभी देशों में सामंतवादी व्यवस्था व्याप्त थी। जो कुछ है राजा कुछ भी नहीं था, सब कुछ जो था वो सामंतों के हाथ में था। सामंत स्थायी सेना रखते थे, कर वसूल करते थे और मनमाना लोगों के ऊपर अत्याचार भी करते थे। तो राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान जो है वो सामंतवादी व्यवस्था के पतन के पश्चात प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत जो हुआ कि जब इटली, रोम जैसे बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर उद्योग धंधे, बड़े शहरों का विकास हुआ, उद्योग धंधे स्थापित हुए, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं या व्यापारी वर्ग कहते हैं। तो इस व्यापारी वर्ग ने जो अतिरिक्त आय अपने पास हो रही थी उस अतिरिक्त आय को राजा को दिया और राजा से आशा की कि वो उनको सुरक्षा और सहायता प्रदान करे, नए मार्गों का निर्माण करे। तो राजा ने उनकी बातों को माना और इसी का परिणाम ये था कि जब राजा को पैसा मिलने लगा तो उसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, उसने नए मार्गों को शुरू किया, उद्योग धंधों व्यापारों को आगे बढ़ाने में सहायता की। दूसरी इसकी विशेषता जो है आधुनिक युग की वो है आपका अमेरिका तथा एशिया में यूरोपीय प्रसार। यूरोप के अंतर्गत जब
उस्तुनिया का पतन हुआ तुर्की के द्वारा, तो एशिया से संपर्क स्थापित करने के लिए उनके पास कोई भी मार्ग नहीं बचा था, क्योंकि तुर्की जो था वो यूरोप के देशों को एशिया की ओर अपने समुद्री मार्ग से गुजरने नहीं दे रहा था। तो इसी का ये परिणाम हुआ कि इसमें सबसे आगे जो रहे वो आपके पुर्तगाली नाविक रहे। पुर्तगाली नाविक में वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर वो आया। 1492 के अंतर्गत आपका अमेरिका की खोज हुई, जिसे कि नई दुनिया नाम दिया गया। तो यहाँ पर यूरोपीय देशों ने अपने उद्योग धंधे का प्रसार करना शुरू किया। तो इस प्रकार से अमेरिका तथा एशिया के जो देश हैं, इन देशों में यूरोपीय देशों का औद्योगिक प्रसार हुआ, यहाँ से उनका जो था व्यापार संचालित होने लगा। तीसरा हम देखते हैं बौद्धिक जागृति। सामान्य सी बात है कि जब व्यापार उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत लोगों का संपर्क, एक देश के व्यक्ति से दूसरे देश के व्यक्तियों का संपर्क जो है वो सामान्यतः बढ़ जाता है। इससे उन देशों में क्या स्थिति है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या संस्कृति है, क्या भाषा है, क्या उद्योग धंधे हैं, और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इन सभी की जानकारी व्यक्ति को मिलती है। तो जब उद्योग धंधों का प्रसार होने लगा तो उससे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, उसमें लोगों को दूसरे जगह की जानकारी मिली और लोगों ने देखा कि दूसरे विश्व के अन्य देश जो हैं, या एशिया के या अमेरिका के, वो किस हालत में रह रहे हैं, वहाँ पर लोगों को कितनी स्वतंत्रता है। कई जो पढ़े लिखे लोग थे, जिसको कि हम प्रबुद्ध जन कहते हैं, उन लोगों ने लोगों को शिक्षित किया, तो लोगों के मन में बौद्धिक जागृति आई और अब वो इस लोक के बारे में, मतलब संसार में जिसमें वो जीवन जी रहे हैं, इस बारे में वो विचार करने लगे और उन्होंने अपने स्वयं के विकास की ओर ध्यान दिया। तीसरा पॉइंट था इसमें आधुनिक विज्ञान का उत्थान। इसके अंतर्गत हमको एक उदाहरण कोपरनिकस का मिलता है कि कोपरनिकस के द्वारा ये बताया गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इसके बाद पहले जो है इस प्रकार की कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की गई थी। चर्च या धार्मिक संस्थान जो हैं वो लोगों को भ्रमित करते थे, पर उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा ये साबित कर दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। फिर बड़े शहरों में उद्योग धंधे स्थापित हुए तो वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, नए नए कल कारखाने स्थापित किए गए। तो इसमें विज्ञान के सहायता से लोगों का विकास भी हुआ। अगला हम देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवाद का पतन। तो सामंतवाद के पतन में मध्य युग तक जो है यूरोप के अंतर्गत पूर्ण रूप से संपूर्ण यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था व्याप्त थी। देश में जो भी राजा होता था वो नाम मात्र का राजा होता था, वो अपनी जागीरें सामंतों को बांट देता था और सामंत लोग जो हैं वो अय्याशी भरा जीवन या वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 100 रुपये की आय की जाती थी, 100 रुपये का उत्पादन किया जाता था, तो लगभग 80 रुपये तक उसको जो है वो कर के रूप में देना होते थे और इसका फायदा जो है वो पूर्ण रूप से सामंत उठाते थे। अगला हम देखते हैं धार्मिक नास्तिकता एवं संघर्ष। जब मध्य युग था तब लोग जो थे वो धर्म के प्रति बहुत आस्थावान थे और जो आस्थावान नहीं थे उनको भी जबरदस्ती धर्म के अंतर्गत लाया जाता था, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था, यानी उनको मजबूर किया जाता था कि वो धार्मिक क्रियाकलाप जो हैं उनको पूर्ण करें, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। चर्च को उनको कर देना है तो वो निश्चित है कि कर देना ही होगा, चाहे उसके घर में खाने के लिए भोजन है या नहीं है। तो अब व्यक्ति जो था पुनर्जागरण के आने से, आधुनिक युग के आने से व्यक्ति के अंतर्गत एक तरह से धार्मिक नास्तिकता हो गई। धार्मिक नास्तिकता से आशय हम यहाँ ये लगा सकते हैं कि व्यक्ति अब जो है धर्म के बारे में कम सोच रहा था और अपने स्वयं के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। अब जो केंद्र है वो व्यक्ति हो गया था, ना कि धर्म। आगे हम देखते हैं लौकिक भावना की वृद्धि एवं प्रगति। ये आधुनिक युग का एक और विशेषता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है अब वो ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि समाज के अन्य लोगों के बारे में भी विचार करने लगा था कि सब मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो सभी का विकास होगा, सभी की उन्नति होगी, सभी को प्रगति का लाभ मिलेगा। तो जब राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों में जागृत हुई तो एक भावना उनके साथ में ये भी थी कि लोक भावना या लौकिक भावना जो थी उसका भी विकास हुआ था। अगली आधुनिक युग की विशेषता वो जो है आधुनिक पूंजीवाद का उत्थान। अभी तक व्यक्ति जो है वो अपने स्वयं के लिए उत्पादन करता था, जितनी आवश्यकता उसे स्वयं होती थी वो उतना ही उत्पादन करता था। जब नए नगर बने, बड़े बड़े शहर बने, तो
तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता महसूस की गई। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए शहरों में तो कल कारखाने स्थापित हो गए थे, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कृषि ही एकमात्र साधन थी जिसके द्वारा व्यक्ति एक आय करता था। अब व्यक्ति को क्या हुआ कि कृषि का क्षेत्र विस्तृत करना पड़ा। अभी तक जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत कृषि जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती थी, पर पूंजीवाद के आने से कृषि जो है वो बड़े पैमाने पर 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ ऐसे बड़े क्षेत्र में की जाने लगी। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लागत में भी कमी आई और उत्पादन अधिक हुआ। इससे आधुनिक पूंजीवाद का उदय यूरोप के अंतर्गत हुआ। फिर है अगला जो है प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना। तो यूरोप के अंतर्गत पहले जो था मूल रूप से कैथोलिक धर्म को मानने वाले ही लोगों की अधिकता थी और एकमात्र धर्म यूरोप के अंतर्गत था वो था प्रोटेस्टेंट धर्म। किंतु जब मार्टिन लूथर आए तो एक विचारक थे, मार्टिन लूथर ने लोगों को जागृत किया कि किस प्रकार से जो चर्च है लोगों की लोगों का फायदा उठा रहा है, लोगों को गलत भ्रमित कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट में उसने लोगों को एकत्रित किया और जितने भी चर्च होते थे उनमें ईस्टर की जो प्रार्थना होती थी संडे के दिन, तो उसने वहाँ पे जिन विचारों से वो सहमत नहीं था उन विचारों के बारे में उसने हर चर्च की दीवार पर पोस्टर लगा दिए। जब उन पोस्टरों को जनता पढ़ती थी तो उनके मन में भी लगता था कि मार्टिन लूथर जो कह रहा है या जो वो विचार बता रहा है वो विचार से वे सभी सहमत थे और इसीलिए उसके साथ लोग जुड़ते गए। और यहाँ तक ये हुआ कि मार्टिन लूथर के द्वारा वे लोग जो कि कैथोलिक धर्म से त्रस्त थे उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, वो था प्रोटेस्टेंट धर्म। तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की गई। फिर एक और आधुनिक युग की विशेषता थी वो थी मध्यम वर्ग का उत्थान। मध्यम वर्ग जिसको हम व्यापारी वर्ग भी कह सकते हैं, यह वही वर्ग था जिसने राजा को सहायता दी कि वो उनको धन के बदले में एक तो सुरक्षा प्रदान करे, दूसरा व्यापार करने की स्वतंत्रता दे और नए मार्गों को उनके लिए निर्मित करे। तो मध्यम वर्ग जो था जो कि शहरों में रहता था, इसने ना सिर्फ शहरों का विकास किया बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी विकास किया। साथ ही साथ इनके द्वारा जो पैसा राजा को सहायता के लिए दिया जाता था उस पैसे से राजा ने पूरे देश के अंतर्गत विकास के कार्य किए और राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। फिर अगला था जो विशेषता आधुनिक युग की वो थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। जैसे जैसे यूरोप के जो देश थे वो अपने व्यापार को, हर देश चाहता था कि अपने व्यापार को समृद्ध करे, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि हर देश जो चाहता था कि वो उसका व्यापार दूसरे देश से अधिक हो। तो जितने भी यूरोप के देश थे उन देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हो गई। इसके लिए उन्होंने नए नए देशों की खोज की, जिसमें हम देखते हैं कि एशिया के अंतर्गत जो वास्को डी गामा था वो 1498 में आया और उसके पश्चात न सिर्फ पुर्तगाली बल्कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेन, ये सभी देश जो थे इन्होंने अपने अपने यहाँ पर व्यापार शुरू किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उसमें प्रतिस्पर्धा हमको देखने को मिलती है। और लास्ट है आधुनिक युग की विशेषता रोमन साम्राज्य का पतन, जिसको कहा जाता है कि इसके बारे में एक डेफिनेशन है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसा साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता है, पर जब 1443 के अंतर्गत कुस्तुनिया का पतन हुआ तब रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया था और इसका एकमात्र कारण था चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। लोगों ने इसका विरोध किया और फिर रोमन साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसका धीरे धीरे पतन हो गया और उसके ही अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो सामने आया। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक मीन्स कल्चरल जो थी उसके अंतर्गत रोम के अंतर्गत या आप कह लीजिए कि इसको यूरोप के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। आधुनिकता का जो प्रारंभ है वो भौतिक क्षेत्र में तो बाद में होता है, पहले मानसिक क्षेत्र में होता है। हम किसी भी परिवर्तन को चाहते हैं तो उसके बारे में पहले हम विचार करते हैं, ये नहीं होता है कि हम पहले अप्लाई करते हैं और फिर विचार करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है कि आधुनिकता का प्रारंभ जो है वो भौतिक क्षेत्र में तो बाद में होता है किंतु मानसिक क्षेत्र में पहले। पुनर्जागरण एक मानसिक वैचारिक क्रांति थी। यूरोप के अंतर्गत जो पुनर्जागरण आया था वो लोगों के मानसिक एक क्रांति थी। मनुष्य अपनी जड़ता से, अंधकार से मुक्ति पाने के लिए संघर्षशील होता है। व्यक्ति जो था अभी तक उसका शोषण जो होता आ रहा था उस शोषण से बहुत त्रस्त हो गया था
और इसी के कारण वो चाहता था परिवर्तन, और वो परिवर्तन हमें पुनर्जागरण के रूप में देखने को मिलता है। वैचारिक क्षेत्र में ईश्वर की जगह मनुष्य विचार के केंद्र में आता है। अगर हम देखें तो अब व्यक्ति धर्म के बारे में ना सोचते हुए, ईश्वर के बारे में ना सोचते हुए, मनुष्य स्वयं अपने बारे में विचार करने लगा। परलोक की जगह अलौकिक दृष्टिकोण का विकास। अब व्यक्ति जो था मृत्यु के बाद उसका क्या होगा इसके बारे में विचार नहीं करता था, बल्कि वो इस बारे में विचार करता था कि इस जीवन में उसका क्या होगा। अगर उसने विकास नहीं किया, उसने अपना उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए, तो उसके आने वाली पीढ़ी जो है उनका क्या होगा। यूरोप के पुनर्जागरण तथा आधुनिक युग के संदर्भ में श्री लाल बहादुर वर्मा का कथन हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद जैसे भोर की हवा चली, यानी 14वीं शताब्दी के मध्यकाल के अंतर्गत यूरोप के अंतर्गत पूरे यूरोप में एक भोर की हवा चली। यूरोप ने अंगड़ाई ली। इटली के नगरों में यूनान और रोम की उपलब्धियों की याद ताज़ा होने लगी। प्रारंभ से ही यूरोप के जो समृद्ध नगर है उसमें रोम और इटली प्रमुख हैं। बढ़ते व्यापार ने नगरों का विस्तार किया। इन नगरों में एक महत्वाकांक्षी और उदार मध्यम वर्ग जन्म ले रहा था। ये जो वर्ग था ये व्यापारी वर्ग था, जो मध्य युग की रूढ़ियों के बोझ से मुक्ति चाहता था। ये मध्यकाल की जो रूढ़ियाँ थी, विचारधाराएं थी, शोषण थी, उनसे मुक्ति चाहता था। यहाँ कुछ नया हो सकता था, पुराने को नया रूप देना संभव था। अब क्या था, व्यक्ति चाहता था कि जीवन जैसा चल रहा है उसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसलिए विचारों, साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनान और रोम से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज की रचना मनुष्य ने शुरू की जिसकी यथास्थिति के प्रति मोह ना हो। यानी जैसी स्थिति में, वहाँ पे क्या था, जीवन एक तरह से कहना चाहिए स्थिर हो गया था। अब वो स्थिर जीवन में व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा था, तो वो अपनी यथास्थिति के प्रति मोह न रखते हुए अब उन्नति या विकास चाह रहा था। जहाँ मनुष्य अपने बंधनों को काट सके, जहाँ धर्म केंद्रित समाज के स्थान पर मानव केंद्रित समाज बन सके। यूरोप में जो धर्म था केंद्र में, अब उसकी जगह मानव आ गया था, जिससे व्यक्ति और उसकी समझ संभावनाओं को उचित स्थान मिल सके। इसी प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर यूरोप के निर्माण को प्रारंभ के पुनर्जागरण कहते। तो जो मध्यकाल में जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों का परिणाम जो था मुख्य रूप से पुनर्जागरण ही था। धार्मिक जागृति में ईसाई जगत की एकता, पोप की निरंकुशता तथा धर्म का राजनीति पर प्रबोध से मुक्ति का आंदोलन चला। उस समय यूरोप की ये मानसिकता थी कि किसी भी देश का राजा जो होता था वो भी धर्म के अंतर्गत आता था। राजा को जो है पोप की बातों का पालन करना पड़ता था। तो वहाँ पर अब ये जो पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण से एक परिवर्तन हुआ कि अब धर्म जो था वो राजा के अधीन हो गया। चर्च के अंतर्गत जो पोप और पादरी होते थे उनको राजा की निष्ठा की शपथ लेना पड़ती थी। अब आधुनिक युग के प्रारंभ में राजनीति ने धर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये एक और बड़ा परिवर्तन यूरोप में हुआ कि अब जो था आधुनिक युग में राजनीति ने धर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। मार्टिन लूथर तथा हेनरी अष्टम के धर्म सुधार आंदोलन ने नए युग की महत्वपूर्ण घटना है। हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने यूरोप के अंतर्गत एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया था। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत राजनीतिक विशेषताएं। राजनीति के क्षेत्र में आधुनिक युग के प्रारंभ का अर्थ था सामंतवादी व्यवस्था का पतन तथा नए निरंकुश राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। निरंकुश राजतंत्र का आशय यह नहीं है कि निर्दयता पूर्वक शासन करना, बल्कि इसका आशय यहाँ पर यह है कि शासन की बागडोर जो है वो अब राजा के हाथ में आ गई और राजा अपने अनुसार जो है राज्य को चला सकता था। पवित्र रोमन साम्राज्य की अवनति, और यहाँ पर एक और परिवर्तन हुआ कि जो रोमन साम्राज्य सदियों से चला आ रहा था उसका पतन हो गया। 15वीं और 16वीं शती में यूरोप के कई देशों जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन में शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ, और ये सब संभव तब हुआ जबकि सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो समाप्त हुई। सामंतवादी व्यवस्था के पतन ने डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा पोलैंड आदि में भी स्वतंत्र शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त शक्ति संतुलन के सिद्धांत का जन्म तथा नई दुनिया की खोज से उपनिवेशवाद का उदय भी हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नया शब्द आया, नई दुनिया। नई दुनिया यहाँ पे है अमेरिका की खोज जो 1492 में की गई थी वो है।
इन सब परिवर्तनों से राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अब व्यापार उद्योग धंधों का विकास होने से लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, तो राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं यूरोप की आर्थिक विशेषताएं। आधुनिक युग के आरंभ के साथ साथ यूरोप का आर्थिक क्षेत्र में नए आयामों का उदय हुआ। पुरानी सामंती ग्रिड व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में समाप्त हो गई तथा व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में नए रास्तों की खोज इस युग की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा द्वारा भारत के बंदरगाह कालीकट पहुंचना यूरोप के व्यापारिक क्षेत्र में जो है उपनिवेश व्यवस्था के नए क्षेत्रों की खोज थी। यूरोप के देशों ने न सिर्फ एशिया में बल्कि नई दुनिया की खोज करके अमेरिका में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए। अब वाणिज्यिक क्रांति हुई, इसके साथ साथ मुद्रा का प्रसार बढ़ने लगा। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो था, जो लेन देन होता था वस्तुओं का, वो श्रम के आधार पर होता था या अनाज के आधार पर होता था। कोई भी नगद जो है वो नहीं देता था। पर आधुनिक युग में क्या हुआ कि मुद्रा का प्रसार बढ़ने लगा, नए उद्योग धंधे, बैंकों तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का प्रारंभ हुआ। अब उत्पादन व्यापार के लिए होने लगा। अभी तक उत्पादन जो होता था वो सिर्फ अपने स्वयं के लिए होता था, पर अब उत्पादन जो था वो व्यापार के लिए होने लगा। निर्वाह अर्थव्यवस्था की अपेक्षा व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन का प्रारंभ हुआ। मुद्रा प्रसार तथा अतिशेष उत्पादन ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग खोल दिया। जितनी भी अधिक उत्पादन होता था उससे जो है व्यापार उद्योग धंधे विकसित होने लगे। और लास्ट था सामाजिक विशेषताएं यूरोप में। आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ साथ सामंती ढंग का सामाजिक ढांचा चरमराने लगा था। जैसे ही आधुनिक युग का आगमन हुआ तो यूरोप के अंतर्गत जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे चरमराने लगी और अब जो शासन था वो राजा के हाथ में आ गया। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ तथा समाज में शक्तिशाली सामंत, शोषित किसान, दास तथा मजदूरों के अतिरिक्त अब मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ। अब समाज में एक नया वर्ग आ गया था और वो वर्ग था मध्यम वर्ग। नए व्यापारी वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग भी इस मध्यम वर्ग के साथ साथ समाज में स्थान बनाने लगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि यूरोप के अंतर्गत जो है मध्य युग के पश्चात किस प्रकार से परिवर्तन हुए, उनके बारे में आज हमने देखा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे अब हम इसी से संबंधित पुनर्जागरण जो है उसको डिटेल में समझेंगे।